नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस एक बार फिर से आपका स्वागत है स्कोर मोर चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं सेट 16, प्रैक्टिस सेट 16 है ये। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 15 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है और उन सब का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और सारी वीडियोज़ को देखिए। और उनसे जुड़े हुए क्विज़ को करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? देखिए एकदम से लॉलीपॉप सवाल है, ये क्वेश्चन मैंने पहले से करा रखा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हमें समझ में आ रहा है कि बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी मैंने बहुत बार बात कर लिया है, जवाहरलाल नेहरू के भी बारे में मैंने बहुत बार बात कर लिया है। बात करने यहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में। दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में भारत रत्न मिला है, ठीक है। असहयोग आंदोलन में ये गांधी जी के कहने पे हाईकोर्ट के में वकील थे, ठीक है। तो गांधी जी कहने पे असहयोग आंदोलन के समय वकालत छोड़ दिए थे। हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पुरुषोत्तम दास टंडन का। बाकी के बारे में आप जानते हैं और जितना जानते हैं उसको कमेंट में लिखिए। भारित व्यय से क्या तात्पर्य है? देखिए भारित व्यय है क्या, पहले इसके बारे में बता दूं आपको। मैंने पिछले वीडियोस में संचित निधि के बारे में बताया था। संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 में वर्णित है। 266(1) में संचित निधि का वर्णन है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है, भारित व्यय क्या होता है। तो जितने भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद बोले तो जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, राज्यसभा का सभापति का, उपसभापति का, लोकसभा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता सब कुछ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजेस का वेतन भत्ता, सीएजी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका वेतन भत्ता इत्यादि, जितना भी ये सब पैसा है वो सब कहाँ से निकाला जाता है? तो संचित निधि से। यही उस पर भारित व्यय है। अच्छा देखिए इसके बारे में और मैं बता दूं कि इस भारित व्यय से पैसा जो होता है, जो निकाला जाता है, उसके लिए संसद में चर्चा होती है लेकिन मतदान नहीं होता। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, किसके लिए संसद में चर्चा होती है लेकिन मतदान नहीं होता है। और चर्चा और मतदान जो होता है वो किस में होता है? तो जो बजट वाले के लिए जो खर्च होता है, यानी कि जिस पैसे को विनियोग विधेयक से निकाला जाता है, विनियोग विधेयक के वर्णन जो है अनुच्छेद 114 में है, तो उसके लिए जो पैसा निकाला जाता है उसमें लोकसभा में इसका चर्चा होता है और मतदान भी होता है, तब जाकर पैसा निकलता है। लेकिन ये भारित व्यय के लिए कोई मतदान की जरूरत नहीं है। और इन लोगों को जो भी वेतन मिलता है, ये राष्ट्रपति हुए, उपाध्यक्ष जो भी हैं, इन सबके वेतन में आप कमी नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज कुछ भी बोलते हैं। जैसे अभी देखिए मद्रास हाईकोर्ट के जज ने कह दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पर मर्डर का चार्ज लगा दो। बाकी आप पुलिस दरोगा रहिए और कह के देखिए तो तुरंत आपको नौकरी से बर्खास्त कर देगा, लेकिन जज को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। इसलिए ये लोग जो मन में आता है वो बोलते हैं, सही बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते हैं। तो भारित व्यय से मतलब क्या है? तो भारत की संचित निधि से व्यय जो कि गैर मतदान योग्य है, इसमें मतदान नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सी ऑप्शन देख लीजिए इसमें, राष्ट्रपति जिन व्ययों को बिना संसद की मंजूरी के स्वीकृत कर सकता है। देखिए बिना संसद की मंजूरी के जिस व्यय को स्वीकृत करता है राष्ट्रपति, यानी कि निकाल देता है बाहर, वो होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ये मैंने बहुत पहले करवा दिया है। अब है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। देखिए इसमें सत्य कथन कौन सा है? आदि रेखांश ग्रीनविच से गुजरता तथा उसका देशांतर रेखांश 0 डिग्री है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा उसको आप समझिएगा एक बार। एक होता है आईडीएल, ध्यान दीजिएगा, आईडीएल जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच के स्थान से गुजरती है। देखिए मैं यहाँ पे यदि इंग्लैंड को दिखाऊं तो ये हो गया हमारा एशिया और इसके ठीक सटा हुआ हो जाता है यूरोप। और यूरोप में यहाँ पे एक द्वीप है और इसी में नीचे में पड़ता है आपका इंग्लैंड, ठीक है। तो इसी इंग्लैंड की राजधानी लंदन से होकर ग्रीनविच लाइन गुजरता है, ये ग्रीनविच लाइन गुजरता है। मैं मैप लगाना इस बार भूल गया। तो वहीं से 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और यही रेखाएं आगे 1-1 डिग्री पे बढ़ते बढ़ते इधर आ जाती हैं। और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर पे माना जाता है, जो हमारा इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरता है। तो यह देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन माना जाता है।
इस रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री देशांतर को पूर्वी तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ये पूर्व में यदि जाते हैं तो 180 को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 180 डिग्री देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। प्रशांत महासागर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, देखिए इधर जब बढ़ते हैं हम तो इधर मिल जाता है हमें, मतलब इधर यदि नॉर्दर्न अमेरिका है और इधर साउदर्न अमेरिका, तो इसके बाद का जो इलाका है और फिर इधर आके एशिया पड़ जाता है हमारा। इधर से घूम के आए तो इधर से यदि घूम के आए तो ये पूरा पृथ्वी तो गोल है, तो इधर वाला इलाका पड़ता है हमारा प्रशांत महासागर। तो उसी प्रशांत महासागर के इलाके में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव यानी पृथ्वी को ठीक बीचों बीच करके एक लाइन यदि खींचा गया है, वही है क्या, IDL। तो इसके बारे में मैं बता दूं तो प्रशांत महासागर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक समझौता हुआ और उसी में 1884 ईस्वी में उसको दर्जा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन का। यह रेखा पूर्णतः सीधी नहीं है, यह रेखा जो है वो पूर्णतः सीधी नहीं है, क्योंकि कैसे है तो जिगजैग है। जिगजैग क्यों है, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था। जैसे हम एशिया लेते हैं और इसके इधर में पड़ जाता है आपका ओशिनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड वगैरह, फिजी, टुगालू, टोबो, ये सब देश हैं। तो इन सब में एक ही टाइम रहे, इसलिए क्या किया है कि इस रेखा को उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी ध्रुव, ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, जब इस तरह से खींचा गया तो कहीं पे सीधा, कहीं पे फिर टेढ़ा, फिर सीधा, फिर टेढ़ा, ऐसे करके ये लाइन बन गया। ठीक है, वो IDL कहा जाता है, ताकि यहाँ पे भी जो देश है उसका भी वही टाइम और यहाँ पे भी जो देश है उसका भी वही टाइम रहे। अब देखिए एक टाइम करने का मतलब क्या रहा, क्यों किया गया ऐसा कि एक ही टाइम रहे, क्योंकि जब हम इस लाइन से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर IDL को पार करते हैं तो आपका एक दिन घट जाता है। देखिए इधर से यदि पश्चिम से आप पूर्व की ओर IDL को पार कर रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक दिन घट जाएगा। और यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर एक दिन पार करते हैं तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा। इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो और आपको दूंगा। अच्छा, एक टर्म इसमें और आता है, वो आप याद रखिएगा, बार बार उसको पूछा गया है, अभी UPSC में पूछा गया है। वो टर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं UTC। UTC क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। 1972 के पहले GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता था, और उसी ग्रीनविच मीन टाइम को जूलू टाइम या जेड टाइम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जूलू टाइम या जेड टाइम क्या होता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसी को जूलू टाइम या जेड टाइम भी कहते हैं। तो ये सारा आपको मैंने क्लियर करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं? तो देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। इसके बारे में मैंने एक दिन बताया था जब मैंने ITCZ पढ़ाया था किसी सेट में, तो मैंने बताया था, आप एक बार जाकर उसको देखिएगा। तो ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन से भाई? तो पहला है, तटीय क्षेत्रों से थल समीर रात्रि में समुद्र की ओर बहने वाली होती है, ये सही है। और तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल के ऊपर की वायु की तुलना में समुद्र की वायु बहुत अधिक गर्म होती है, ये भी दोनों सही है। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको चर्चा कर लूँ, थल समीर और ये समुद्री समीर क्या होता है, इसके बारे में सागरीय समीर और थल समीर क्या होता है। देखिए सागरीय समीर, दो तरह का समीर होते हैं। तो पहला समीर हमारा सागरीय समीर, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय जब समुद्र तथा उससे संलग्न तटवर्ती क्षेत्रों पर सूर्य चमकता है, तब धरातल जल की अपेक्षा शीघ्र और अधिक गर्म हो जाता है। धरातल जो है वो जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाएगा और जल्दी गर्म हो जाएगा। धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप उसके ऊपर की वायु गर्म होकर फैल जाती है। जब धरातल गर्म होगा तो ऊपर की जो वायु होगी वो गर्म होकर फैल जाएगी, क्योंकि हल्का हो जाएगा तो फैल जाएगी, तथा हल्की होकर ऊपर भी उठने लगेगी, क्योंकि जमीन गर्म था इसलिए ऊपर उठने लगा वो। और जिस वजह से दिन में धरातल के ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि हवा तो ऊपर उठने लगा, वायुदाब वहाँ पे कम हो गया। इसके विपरीत ठंडे समुद्र तल पर वायुदाब अपेक्षाकृत अधिक पाया जाएगा। देखिए अपेक्षाकृत की बात हो रही है, मतलब इसकी अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ भी तो हो ही रहा है, वहाँ से ही पानी उठ के गर्म होकर ऊपर उड़ रहा है, लेकिन तल की अपेक्षा जो जल में पृष्ठ है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ठंडा है उसकी अपेक्षा। परिणाम स्वरूप समुद्र से तटवर्ती क्षेत्रों की ओर ठंडे पवन अर्थात सागरीय समीर प्रवाहित होने लगते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्थलीय समीर क्या होता है।
तो देखिए, ऐसी रात्रिकालीन अपतटीय पवन जो स्थल से जल की ओर चलती है, ध्यान दीजिएगा, स्थल से जल की ओर चलती है, वो कहलाती है स्थलीय समीर या स्थलीय समीर कहते हैं। तो दातव्य हो कि स्थल जल की अपेक्षा तीव्रता से गर्म और ठंडा होता है। उसमें भी मैंने बताया था सागरीय समीर में, स्थलीय समीर में भी आपको पता चल रहा है कि स्थल जो है वो जल की अपेक्षा तीव्रता से गर्म भी होता है और तीव्रता से ठंडा भी होता है। आप इसको रियलाइज कर सकते हैं, कहीं पे यदि बालू वगैरह हो तो आप देखिएगा बालू बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो स्थल जो होता है जल की अपेक्षा अधिक तीव्र गर्म और अधिक तीव्र ठंडा होता है। अतः सूर्यास्त के पश्चात ताप विकिरण के द्वारा धरातल शीतल होने लगता है तथा स्थल पर अधिक वायुदाब तथा जल पर न्यूनतम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। फिर से वही चीज़ हो रहा है कि स्थल पर क्या हो रहा है, अधिक वायुदाब का क्षेत्र, इसमें उल्टा हो गया। देखिए, उसमें था कि स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र, इसमें जल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है। फलस्वरूप वायुदाब की प्रवणता स्थल से जल की ओर हो जाती है, जिससे स्थल की एक संकरी पट्टी सागर की वायु का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्थलीय समीर और जलीय समीर क्या होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बड़े बांध बनाने का विरोध क्यों किया जाता है। देखिए, बड़े बांध बनाने से बहुत सारी हानियाँ होती हैं, खास करके इकोलॉजिकल इफेक्ट तो सबसे ज़्यादा पड़ता है। आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको बचाना। देखिए, आज ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी चल रही है, वो क्यों हो रहा है भाई? तो पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, और पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन बनेगा नहीं, तो लोगों को मिलेगा कहाँ से? और जब बड़े बांध बनाए जाएंगे तो देखिए, बांध बनाने के लिए इधर एक बांध हुआ तो इधर जलाशय हो जाता है और इसमें पानी रोका जाता है। पानी रोकने से ये जलाशय बढ़ते 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 इसके एरिया में जितने पेड़ पौधे हैं, जितने पेड़ पौधे इस एरिया में होंगे, उन सबको ये क्या करेगा, डुबा के ख़त्म कर देगा। सारी वनस्पतियों को डुबा के ख़त्म कर देगा। तो ऑक्सीजन तो यहाँ से अब बनेगा नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ पे असंतुलन पैदा होने लगा, बहुत तरह का असंतुलन होगा, तरह तरह की बीमारियाँ यहाँ पे बहुत सारा चीज़ सड़ेगा, गलेगा, सड़ने गलने से बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, तरह तरह का वायरस उत्पन्न हो जाएंगे, बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए बड़े बांध को बनाने से कई बार रोका जाता है। जैसे नर्मदा के बांध के विरोध में मेधा पाटेकर को आप लोग जानते होंगे। तो बड़े बांध बनाने का विरोध क्यों किया जाता है? क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है। ये सारा चीज़ जो मैंने कहा है सब प्राकृतिक संतुलन के अंदर आता है। अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया है? देखिए, प्रतिहारों ने अरब यात्री सुलेमान जो था उसने देवपाल को, ये जो देवपाल आपको दिख रहे हैं, इनको क्या कहा है कि राष्ट्रकूटों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। देखिए, देवपाल की प्रमुख विजयों में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर जो विजय प्राप्त किया था वो सबसे महत्वपूर्ण था इसकी लड़ाई। देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी को बाद में स्थापित कर ली थी। देवपाल जो है वो पाल वंश का शासक धर्मपाल का पुत्र था और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी 750 ईसा पूर्व में, 750 ईस्वी में। और गोपाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल। और धर्मपाल का पुत्र कौन हुआ? देवपाल। तो स्थापना किसने की? याद रखिएगा, गोपाल। स्थापना किसने की? गोपाल। गोपाल का बेटा हुआ धर्मपाल और धर्मपाल का बेटा हुआ, गोपाल का बेटा धर्मपाल, धर्मपाल का बेटा देवपाल। इस तरह से याद रखिएगा, GDD। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन्होंने गोलकुंडा के हिंदू शाही राज्य की स्थापना की थी? गोलकुंडा के हिंदू शाही राज्य की स्थापना काकतीय वंश ने की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काकतीय वंश ने गोलकुंडा में हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। नीचे दिए गए सूची को आपस में मिलाना है। देखिए, एल्यूमिनियम जो है वो रेणुकूट में इसके उद्योग हैं ज़्यादा। रेणुकूट कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। ठीक है, ये पूर्वांचल के क्षेत्र में यूपी में पड़ता है रेणुकूट। हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो ये जगदीशपुर में पड़ता है। देखिए, जगदीशपुर जो है वो कहाँ पड़ता है? तो रायबरेली और फैजाबाद के बीच में। रायबरेली और फैजाबाद, फैजाबाद वही जो अयोध्या में पड़ता है, मतलब फैजाबाद पहले जिला था, अभी उस जिले का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया। और अयोध्या जो मतलब जगह है वो भी अयोध्या जिले के अंदर ही पड़ रहा है। तो उसी अयोध्या और रायबरेली के बीच में क्या पड़ेगा? जगदीशपुर पड़ेगा, जहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना है। और पेट्रोकेमिकल्स ये तो आप लोग जानते होंगे, बड़ोदरा। सूती वस्त्र कोयम्बटूर, जिसको आप लोग दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? देखिए, उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, ये सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। अच्छा, लौह एवं रक्त का नारा किसने दी थी, आप हमें बताओगे?
उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन इसके सही है, कोई गलत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन बीमा नियंत्रक है? देखिए बीमा नियंत्रक कौन है इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो वो है हमारा इरडा। इरडा जो है वो बीमा नियंत्रक। इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है कि ये रेगुलराइज करेगा बीमा को, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस है उनको ये कंट्रोल करके चलाएगा। अच्छा, इरडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इरडा की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। और इसके चेयरमैन अभी कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया। सुभाष चंद्र खुंतिया वो इरडा के चेयरमैन हैं। बात कर ले हम लोग जीआईसी की। जीआईसी का फुल फॉर्म होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, आप लोग बताएंगे कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। और रिजर्व बैंक के बारे में मैंने बहुत पहले बात कर ली है, उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से इसलिए भिन्न है कि जीएनपी में शामिल होता है। देखिए जीएनपी में क्या शामिल होता है? जीएनपी में शामिल होता है एसडीआर। अब ये एसडीआर क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। छोड़िए मैं भी बता देता हूँ। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। एसडीआर का मतलब होता है, तो ये शामिल हो जाता है इसमें जीएनपी में, ठीक है। और जीडीपी सॉरी हाँ जीएनपी में शामिल होता है, जीडीपी में शामिल नहीं होता है। मैं जीडीपी और जीएनपी से रिलेटेड अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा काफ़ी डिटेल्स में। राजस्थान निम्नलिखित में है किसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए राजस्थान जो है वो भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है ग्रेनाइट का। देख रहे हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसके जालौर जिले में सबसे अधिक होता है। मसाले की बात करें तो मसाले का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, लेकिन मसाले के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? केरल। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन यदि पूछे तो आंध्र प्रदेश और प्रसिद्ध राज्य पूछे तो केरल। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है और ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर बात करें राजस्थान में किसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है तो ग्रेनाइट और ऊन दोनों मार सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। और जूट की यदि बात की जाए तो बंगाल होगा, जूट बंगाल। भारत में लोकपाल और लोक आयुक्त के पद निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित हैं? देखिए लोकपाल और लोक आयुक्त के जो पद हैं वो स्कैंडिनेवियाई अम्बड्समैन से रिलेटेड हैं। ये स्कैंडिनेवियाई अम्बड्समैन क्या होता है इसके लिए आप हमारे यूरोप वाला वीडियो फॉलो कीजिए, उसमें आपको स्कैंडिनेविया, काकेशस, बाल्कन, बाल्टिक जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के बारे में, नॉर्डिक, इस सब के बारे में मैं बता चुका हूँ यूरोप वाले वीडियो में। तो आप लोग जाके आज यूरोप वाला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसके बारे में जब बात की जाए तो पहला तो हमारा है आइसोबार। आइसोबार जहाँ पे समान वायु दाब होता है उस क्षेत्र को बोलते हैं आइसोबार, यानी कि जब दो जगहों पे समान वायु दाब रहे उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोहाइट जब दो जगह वर्षा समान हो उसको मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट। अच्छा आइसोहेलाइन क्या होता है? तो समुद्र में जहाँ पे लवणता समान होती है, यानी कि साल्टनेस होता है वो दोनों जगह समान है, उस रेखा को जो मिला रहा है उसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। ये बर्फ वर्षा को नहीं, समान लवणता को मिलाता है। और आइसोबाथ तो गहराई के लिए होता है, आप लोग जानते हैं। अब हमें कमेंट करके बताएंगे समान बर्फ जहाँ पे होता है उसके लिए कौन सा लाइन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण क्या है? देखिए भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण है दोस्तों भूपरपट्टी पर क्रियाशील तनाव बल। जैसे पहले अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो लैंड थे, इसके बीच में टेथिस सागर था। धीरे धीरे इसमें दबाव बढ़ते गया और अभी क्या स्थिति है कि आगे चल के ये हिमालय का निर्माण कर दिया। इस तरह से तनाव जब बढ़ता है तो उससे भ्रंश घाटियों का निर्माण भी होता है और इनसे नदियाँ बह के निकलती भी हैं। इसको मैंने बहुत पहले एक वीडियो में करवा दिया है, आप हमारा सारा वीडियो देखते जाइए, सेट प्रैक्टिस करते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आते रहेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
देखिए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। तो जो ब्राज़ील धारा आपको दिख रही है दोस्तों, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ये तो सही है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील धारा पड़ती है, और ब्राज़ील धारा जो है वो गर्म जल धारा है, ध्यान रखिएगा, ये हॉट है, ठीक है। हम्बोल्ट धारा की बात करें तो ये दक्षिण प्रशांत सागर में पड़ती है, देखिए उत्तरी प्रशांत में नहीं है, ये इसका ऑप्शन ए गलती है, सही मतलब सही है, इसका आंसर होना चाहिए बी। तो हम्बोल्ट धारा जो है वो कहाँ है, दक्षिण प्रशांत सागर में है, और ये ठंडी है, ठीक है, ये कोल्ड है। और बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम की, तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक का जलधारा है, और यह भी गर्म है। गल्फ स्ट्रीम के बारे में आप सबको जानता होगा, ये गर्म जलधारा है। बात करते हैं अंगुल्हास जलधारा की, ये हिंद महासागर की जलधारा है, और ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है। तो ये सबको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। इकेबाना किसका जापानी रूप है? देखिए इकेबाना को जापानी में कहते हैं क्या, फूलों की सजावट, ठीक है, फूलों की सजावट को क्या कहते हैं, इकेबाना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करने वाले भक्ति संत थे रामानंद। ये कहाँ से थे, इनको आप कमेंट करके बताएंगे, रामानंद का संबंध कहाँ से है। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी क्या करता था? देखिए अभी भी मालगुजारी होता है, जो लोग बिहार में खास करके भोजपुर और इलाके से होंगे उनको मालगुजारी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मालगुजारी का मतलब क्या होता है, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। किसी को ज़मीन हम लोग दे देते हैं, वो उस पर बुआई करता है और साल में कुछ पैसे दे देता है, उसको बोलते हैं हम लोग अमलगुजारी। तो अकबर के शासनकाल में अमलगुजार जो अधिकारी था वो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करता था। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ, क्विज़ में जुड़ने के लिए आप हमें @PMC ग्रुप ऑफिशियल इस पर सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, और आ जाइए क्विज़ करने के लिए। धन्यवाद।